जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदसिरा त्रिवेदी और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है रॉयल्टीज अकाउंट। यह चैप्टर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन 15 नंबर में लॉन्ग फॉर्मेट में पूछा जाता है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स से। 75 में से 15 नंबर आपको ये चैप्टर देता है। समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारा चैनल कॉमर्स विद वेदसिरा पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कारपोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड वीडियोस की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यदि आपके लिए आवश्यक है या आपके किसी साथी, सहयोगी, दोस्त के लिए आवश्यक है तो आप तक इसको शेयर करने में बिल्कुल भी संकोच मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉयल्टीज अकाउंट में एक नया क्वेश्चन, जिसमें हम आज देखने वाले हैं डैमेज रिकवर्ड की क्या कंडीशन होती है। डैमेज रिकवर्ड का तात्पर्य है अगर लेजर के द्वारा किसी भी कंडीशन में डिले करने पर लेसी को नुकसान होता है, और डैमेज रिकवर्ड मुख्य रूप से कृत स्वाम्य अधिकार जो होते हैं, अर्थात जो कॉपीराइट होते हैं, रॉयल्टीज होती है, उसमें लागू होता है। सपोज दैट कि जो राइटर है उसने कोई किताब लिखी और पब्लिशर को छापने के लिए दे दिया। उसके बाद में पब्लिशर ने बताया अपने राइटर को कि इस किताब में कहीं पर कोई त्रुटि हुई है और उसे संशोधित करके आपको वापस करना है, क्योंकि संशोधन करने का कार्य तो राइटर को करना है, उसे पब्लिश करके बेचने का काम पब्लिशर का है। अब अगर राइटर संशोधन करके किताब को वापस नहीं करेगा पब्लिशर को, तो पब्लिशर उसे प्रिंट कैसे करेगा, और प्रिंट नहीं हो पाएगी तो मार्केट में बिकेगी कैसे। जब मार्केट में बिक नहीं पाएगी तो पब्लिशर वहां पर जो लेसी के तौर पर काम कर रहा है उसको नुकसान होगा। यदि उसे नुकसान हुआ तो वो अपने लैंडलॉर्ड अर्थात जो राइटर है बुक का, उससे इसे वसूल कर लेगा। यदि वसूली की ऐसी कंडीशन किसी भी दशा में आती है तो उसे ही कहा जाता है डैमेज रिकवर्ड। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उसमें कैसे डैमेज रिकवर्ड अकाउंट बनाया जाता है, क्या उसके लिए जर्नल एंट्री की जाती है। बहुत ही आसानी के साथ में मैं आपको समझाता हूँ। प्रोफेसर जैन ने वित्तीय लेखांकन की एक पुस्तक लिखी तथा जवाहर पब्लिकेशन आगरा से इस शर्त पर प्रकाशित कराई कि अधिकार शुल्क विक्रीत पुस्तकों के प्रकाशित मूल्य का 20% होगा तथा न्यूनतम देय राशि 15,000 रुपए प्रतिवर्ष होगी। प्रकाशन के निवेदन पर पुस्तक को संशोधित करने तथा निवेदन के 6 माह बाद इस कार्य में देर होने पर प्रति माह 800 रुपए प्रकाशक को देने का वचन प्रोफेसर जैन ने दिया। संशोधन कार्य में देर होने पर उस वर्ष न्यूनतम राशि की शर्तें लागू नहीं होंगी। प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष तक लागू हुई। बिक्री हुई पुस्तकों की संख्या तथा प्रकाशित मूल्य निम्नांकित थे। देखिए यहाँ पर जितनी किताबें बिकेंगी और उनका जो पब्लिश प्राइस होगा उस पर 20% का रॉयल्टी देना होगा, और अगर किसी वर्ष डिले किया जाएगा तो उस वर्ष मिनिमम रेंट की कंडीशन लागू नहीं होगी। 6 महीने डिले किया जाएगा कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद डिले होगा तो 800 रुपए प्रति माह का पेमेंट वहां पर प्रोफेसर जैन मतलब जो लैंडलॉर्ड की भूमिका में है उनको देना होगा। नीचे अगली कंडीशन में कहा है तृतीय वर्ष के अंत में प्रोफेसर जैन ने पुस्तक को संशोधन करने हैं तो निवेदन किया गया। संशोधित पांडुलिपि प्रकाशक के पास चौथे वर्ष की 1 नवंबर को पहुंची। प्रकाशक की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियां कीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आप लोग देख चुके हैं यहाँ पर जवाहर पब्लिकेशन ने प्रोफेसर जैन के साथ में एक एग्रीमेंट किया हुआ था, जहां पर प्रोफेसर जैन को जवाहर पब्लिकेशन ने जो किताबें बिकने वाली थी उनके पब्लिश प्रिंट प्राइस पर 20% की रॉयल्टी देने की बात करी थी। लेकिन साथ ही साथ एक बात और करी थी कि अगर किसी वर्ष उनको संशोधन की आवश्यकता पड़ी किताब में तो प्रोफेसर जैन अधिकतर 6 महीने उसे अपने पास रोकेंगे और 6 महीने के अंदर अंदर संशोधन करके वापस कर देंगे प्रोफेसर जवाहर पब्लिकेशन को। अगर 6 महीने के ऊपर समय अवधि निकलेगी और संशोधन करके किताब वापस नहीं जाएगी तो इस दशा में 800 रुपए प्रत्येक महीने का हर्जाना लिया जाएगा प्रोफेसर जैन से अर्थात लैंडलॉर्ड से। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर डिले होगा संशोधन में तो फिर डिले हो जाएगा प्रिंटिंग में। जब डिले होगा प्रिंटिंग में तो फिर सेल पर प्रभाव पड़ेगा, और जब सेल पर प्रभाव पड़ेगा तो प्रॉफिट पर प्रभाव पड़ेगा। जब जो लेती है वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगा, और ये फॉल्ट किसकी होगी तो लैंडलॉर्ड की होगी। तो लैंडलॉर्ड की फॉल्ट की वजह से लेसी को नुकसान हुआ तो वो लेसी क्या करेगा, जो उसे नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है,
वो पूरा कर लेगा अपने लैंडलॉर्ड से, तो इसी कंडीशन को कहा जाता है डैमेज रिकवर्ड। तो इस वजह से 10 के स्थान पर मैंने 11 कॉलम बनाए हैं, डैमेज रिकवर्ड का कॉलम अलग से डाल दिया है ताकि चीजें आपको बेहतर तरीके से आसानी से समझाई जा सकें। तो चलिए देखते हैं, 4-5 वर्षों का ये टेबल है। किताबों की संख्या दी हुई थी, प्रिंट प्राइस दिया था, मल्टीप्लाई दे दिया, तो ये हमारा प्रिंट प्राइस आ गया है। पर किताब प्रिंट प्राइस दिया था, कितनी किताबें सबका कर दिया, जैसे 5000 किताबें पहले वर्ष में थी और उनका प्रिंट प्राइस 20 रुपए था, मल्टीप्लाई दे दिया, 1 लाख आ गया। तो चलो रॉयल्टी कैलकुलेट कर लेते हैं। 20% रॉयल्टी है, 1 लाख का 20% होता है 20,000। 70,000 का 20% होता है 14,000। 2 लाख का 20% होता है 40,000 और 60,000 का 20% होता है 12,000। 45,000 का 20% होता है 9,000। मिनिमम रेंट 15,000 रुपए वार्षिक है, तो 15 ये बदलता नहीं है, इसको डेड रेंट भी कहा जाता है, फिक्स्ड रेंट भी कहा जाता है। तब वो तो ठीक है, लेकिन आपने चौथा कॉलम छोड़ क्यों दिया है? चौथा कॉलम इसलिए छोड़ दिया है, क्वेश्चन में एक और बात कही गई है जो मैं आपको बता चुका हूं। अगर किसी वर्ष डिले किया जाएगा तो उस वर्ष मिनिमम रेंट की कंडीशन लागू नहीं होगी। तीसरे वर्ष के अंत में जो पब्लिशर है उसने राइटर से रिक्वेस्ट करी है किताब में संशोधन करने की, लेकिन जो राइटर है उसने किताब को संशोधित करके चौथे वर्ष की नवंबर को दिया है। पहली नवंबर को कब दिया? चौथे वर्ष की नवंबर को। तो चौथा वर्ष एक ऐसा है जहां पर डिले किया गया है इस वर्ष, इसलिए यहाँ पर मिनिमम रेंट की कंडीशन लागू नहीं होगी और रॉयल्टी की मिनिमम रेंट हो जाएगी। ध्यान देना, जब कभी कहा जा रहा हो कि रॉयल्टी उस वर्ष के सभी दायित्वों को ही पूरा करेगी या आपसे कहा जा रहा हो कि मिनिमम रेंट की कंडीशन लागू नहीं होगी, इसका इनडायरेक्टली कहना यह होता है कि यहाँ पर भैया मिनिमम रेंट ही रॉयल्टी हो जाएगा। तो हो गया है, एकदम क्लियर है, मिनिमम मतलब रॉयल्टी ही मिनिमम रेंट हो जाएगा। चलते हैं आगे, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड करते हैं। तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूबमेंट की शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस निकालो, कैलकुलेट करो। शॉर्ट वर्किंग का मतलब होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। अगर मिनिमम रेंट ज्यादा है, रॉयल्टी कम है, तो होती है शॉर्ट वर्किंग। सरप्लस का मतलब होता है रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। तो पहले वर्ष हमारे पास है सरप्लस कितना? 5,000 का, ठीक है। दूसरे वर्ष हमारे पास मिनिमम रेंट ज्यादा है, रॉयल्टी कम है, तो आएगी शॉर्ट वर्किंग कितनी? 1,000 की। तीसरे वर्ष हमारे पास फिर से रॉयल्टी बहुत ज्यादा है और मिनिमम रेंट हमारा कम है, तो हमारे पास होगा सरप्लस कितना? 25,000 रुपए का सरप्लस होगा। चौथे वर्ष हमारे पास ना तो मिनिमम रेंट है, सॉरी शॉर्ट वर्किंग है, ना ही सरप्लस है। और इधर SWR को काहे डैश करते जा रहे हैं सर? क्योंकि क्वेश्चन में शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा गया। जब क्वेश्चन में शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ ना कहा जाए तो बिना शर्त के रिक्रूटमेंट हो नहीं सकता। तो उस शॉर्ट वर्किंग को हम लोग इरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग, मतलब ना वसूल करने योग्य शॉर्ट वर्किंग मान लेते हैं। यहाँ पर लास्ट ईयर आओगे आप तो आपके पास रॉयल्टी है 9,000 और मिनिमम रेंट है 15,000, मतलब फिर से आपके पास शॉर्ट वर्किंग हुई है। कितनी हुई है? तो 6,000 की शॉर्ट वर्किंग हुई है। वसूल करने का अधिकार है नहीं, तो इसको आप ट्रांसफर करते हुए चलो। पहले वर्ष कुछ नहीं, दूसरे वर्ष 1,000 रुपए अनरिक्यूब्ड में जाएगा, तीसरे में कुछ नहीं, तीसरे में कुछ नहीं, चौथे में कुछ नहीं, और पांचवें वर्ष आपके पास में फिर से 6,000 रुपए आप ट्रांसफर करेंगे अनरिक्यूब्ड में, क्योंकि वसूल करने का अधिकार आपके पास है नहीं। जब वसूल करने का अधिकार नहीं होता है तो वो अनरिक्यूब्ड हो जाती है। अब बात करते हैं डैमेज रिकवर्ड की। तो देखो, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा कॉलम डैश कर दो। फोर्थ ईयर की बात करो। फोर्थ ईयर में जब संशोधन करने की बात कही गई थी तो उन्होंने 1 नवंबर को वापस किया है किताब। जब 1 नवंबर को इसे वापस किया तो आप 1 जनवरी टू 31 अक्टूबर जोड़ लीजिए, कितने महीने हो गए ये? तो ये 10 मंथ हो गए हैं। ये देख लिया, चल रहा 10 मंथ्स हो गए। अब हम लोग आगे चले तो यहाँ पर रिलैक्सेशन कितना था? तो 6 मंथ्स का रिलैक्सेशन था कि भैया 6 महीना आप डिले कर लो, क्योंकि आप संशोधन करोगे तो आपको देखना है, ठीक है 6 महीना आप डिले कर लो। लेकिन देखो, 6 महीना डिले करना था, इन्होंने 10 महीने बाद वापस करी, तो 4 महीने बाद इन्होंने वापस करी। तो 800 रुपए प्रति महीने के हिसाब से इनको 3200 रुपए डैमेज के रूप में देना होगा। जो रिकवर करेगा कौन? तो पब्लिशर रिकवर करेगा। तो यहाँ पर डैमेज रिकवर्ड हो जाएगा 3200 रुपए। बात क्लियर है? चौथे वर्ष में कैसे हुआ? 10 महीने बाद इन्होंने दिया, जबकि 6 महीने की लिमिट थी कि 6 महीने में दे दो। उसके ऊपर इन्होंने खुद कहा था कि हम आपको 800 रुपए महीने देंगे, दे दिया 3200 रुपए। अब चलो पेमेंट टू लैंडलॉर्ड देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो पेमेंट टू लैंडलॉर्ड का मतलब होता है, भैया मैं आपको बता चुका हूं और फिर बता रहा हूं, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी विच एवर इज हाई विल पे टू लैंडलॉर्ड।
मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दोनों में जो ज्यादा होगा वही लैंडलॉर्ड को पेमेंट किया जाएगा। तो पहले वर्ष देखो मिनिमम रेंट 15 और रॉयल्टी है 20, तो पेमेंट क्या किया जाएगा 20,000। दूसरे वर्ष मिनिमम रेंट 15 रॉयल्टी 14, तो पेमेंट होगा 15,000। तीसरे वर्ष रॉयल्टी 40, तो पेमेंट 40,000 का, मिनिमम रेंट 15 है ना। चौथे वर्ष 12,000 पेमेंट करना है, लेकिन 12 में से 32 तो रिकवर कर लिया गया। अब अगर मैं 12,000 माइनस 3200 यहाँ पर माइनस कर दूं तो क्या बचेगा 8,800। तो पेमेंट क्या होगा यहाँ पर इस वर्ष में 8,800। होना कितना था 12,000, 32 तो काट लेंगे 8,800 दे देंगे। लास्ट ईयर 9 और 15 में कौन ज्यादा, तो 15,000 ज्यादा है। देखो कितनी आसानी के साथ आपके 10 कॉलम मेंटेन हो चुके हैं। हमको करना है लास्ट वाला कॉलम हमारा रॉयल्टी का, और वो कुछ करना होता नहीं है। जो इधर की रॉयल्टी है सेम वही रॉयल्टी उधर ट्रांसफर हो जाती है। तो रॉयल्टी देखो यहाँ पर कितनी थी आपकी, पहले वर्ष की रॉयल्टी है 20,000, दूसरे वर्ष की रॉयल्टी है 14,000, तीसरे वर्ष की रॉयल्टी है आपकी 40,000, चौथे वर्ष रॉयल्टी है 12,000 और पांचवें वर्ष रॉयल्टी है 9,000। ये देखो 11 के 11 कॉलम आपके हो गए एकदम तैयार फटाफट। टेबल उम्मीद है आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आ गई होगी। जो नई बात आई है वो मुझे आपको समझाना है। क्या नई बात आई है, डैमेज रिकवर्ड की बात नई आ गई है। तो डैमेज रिकवर्ड देखो है क्या, लेसी और लैंडलॉर्ड दोनों ये अकाउंट बना सकते हैं। एंट्री क्या होगी, ये बेसिक इसकी बात होती है। जब लेसी डैमेज रिकवर्ड करेगा तो लेसी के लिए प्रॉफिट है। चेंज कहां आएगा, तो देखो ये जो चौथा वर्ष है सब पूरा चेंज यहाँ है। कहां है चेंज, चौथे वर्ष में। देखो चौथे वर्ष में तो फोर्थ, पहले दूसरे तीसरे और पांचवें वर्ष की एंट्री बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसे अभी तक आप करते थे। पहले दूसरे तीसरे और पांचवें वर्ष की एंट्री बिल्कुल वैसी जैसी आप करते थे। चौथे वर्ष की एंट्री क्या होंगी वो मैं आपको बता रहा हूं। पहली एंट्री आप करेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, कितना 12,000। क्या लिखेंगे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 12,000। ठीक है ना, लिख ही देता हूं यार। लेसी की बुक की बात करता हूं। लेसी अपने यहां लिखेगा चौथे वर्ष में रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड कितना 12,000 और 12,000। पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री क्या करेगा, लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते समय लिखेगा लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट। और शॉर्ट वर्किंग है नहीं, देखो रिक्यूमेंट किए नहीं जा सकती नहीं है, लेकिन डैमेज रिकवर्ड है तो यहां लिखेगा टू डैमेज रिकवर्ड अकाउंट। डैमेज रिकवर्ड अकाउंट। डैमेज रिकवर्ड कितना किया, 3200 रुपए का डैमेज रिकवर्ड कर लिया, 8,800 रुपए का पेमेंट कर दिया। कुल मिलाकर कितने हो गए, तो 12,000 रुपए हो गए। ठीक है ना। तीसरी एंट्री क्या करेगा, तो तीसरी एंट्री वो हमेशा अपने यहां करता ही था, पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट फॉर अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, 12,000 और 12,000। चौथी एंट्री एक और कर लेगा। वैसे तो एंट्री 3 ही होती थी, लेकिन चौथी एंट्री यहां हो जाएगी क्योंकि जो डैमेज रिकवर्ड किया है उसने 3200 रुपए, ये उसके लिए प्रॉफिट है। और प्रॉफिट को वो ट्रांसफर करेगा अपने पीएल अकाउंट में। प्रॉफिट या रिसिप्ट को जब भी पीएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा होता है तो पीएल अकाउंट उसके लिए क्या होता है, क्रेडिट होता है। और वो भी क्यों ना, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो नाम कहीं पर भी जिस अमाउंट से क्रेडिट हुआ है ठीक वही नाम ठीक उसी अमाउंट से कहीं पर भी हो लेकिन डेबिट होगा जरूर। तो चौथी एंट्री ये क्या करेगा, डैमेज रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 3200 और 3200। क्लियर है एकदम। तो देखो चौथे वर्ष में ये 4 एंट्री करेगा कौन, तो ये इन द बुक्स ऑफ लेसी की पुस्तकों में ये 4 एंट्री करी जाएगी। लैंडलॉर्ड अगर यही एंट्री अपने यहां कर रहा हो तो वो पहली एंट्री लिखता है लेसी डेबिट टू रॉयल्टी अमाउंट सेम। दूसरी एंट्री लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट डैमेज अलाउड अकाउंट डेबिट टू लेसी 8,800, 3200 और 12,000। तीसरी एंट्री लिखेगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू पीएल 12,000। चौथी एंट्री लिखेगा ये वाली पीएल अकाउंट डेबिट टू डैमेज अलाउड 3200। अब बात आती है कि डैमेज रिकवर्ड अकाउंट कैसे बनाएगा लेसी या डैमेज अलाउड अकाउंट कैसे बनाएगा लैंडलॉर्ड। तो सिंपल सी बात है, अकाउंट का लेजर पोस्टिंग आपको पता होगी, बता चुका हूं मेरे ही प्रीवियस वीडियोस में कैसे लेजर पोस्टिंग की जाती है, बहुत डिटेल में बताया था। सिंपल से नियम होते हैं। सबसे पहले जो अकाउंट आप बनाने जा रहे हैं, जैसे हम डैमेज रिकवर्ड अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो अपनी एंट्रीज में डैमेज रिकवर्ड ढूंढेंगे कहां पर है।
डैमेज रिकवर्ड हमको मिला, केवल चौथे वर्ष मिलेगा और किसी वर्ष नहीं मिलेगा, है ही नहीं, तो मिलेगा कहां से? ये टेबल देख लो, ये एनालिटिकल टेबल ऐसे थोड़ी कही जाती है। ये किसी भी तथ्य के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने वाली तालिका को ही तो विश्लेषण तालिका कहा जाता है। तो ये एनालिटिकल टेबल एक ऐसी टेबल है जो रॉयल्टी के संदर्भ में सब कुछ इन्हीं 11 कॉलम में बता रही है, कुछ भी आपको अलग से देखने की आवश्यकता है ही नहीं, सब कुछ इन्हीं 11 कॉलम में है। तभी तो ये 15 में से 10 नंबर अकेले ये टेबल देती है आपको, ऐसे थोड़े दे देती 10 नंबर। 15 में से 10 नंबर के लिए टेबल, 5 नंबर में सारे अकाउंट। देखो एंट्री में हमको डैमेज रिकॉर्ड मिला, कहां मिला? क्रेडिट मिला, तो पोस्टिंग कहां करेंगे? क्रेडिट साइड करेंगे। एक वर्ष का एक लाइन का खाता बनेगा। फोर्थ ईयर दिसंबर 31 डैमेज रिकवर्ड है, एंट्री में हमारी क्रेडिट, तो पोस्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? बाई लैंडलॉर्ड। क्या लिखेंगे? बाई लैंडलॉर्ड। अमाउंट कितना लिखेंगे? 3200 रुपए का लिखेंगे। लिख दिया। फिर ढूंढने निकले, ढूंढ रहे, चौथे वर्ष में फिर मिल गया डैमेज रिकवर्ड, चौथी एंट्री में फिर से मिला, और कहीं नहीं मिला। देखो यहाँ कहीं नहीं, यहां फिर से मिल गया। क्या लिखा है? डैमेज रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। एंट्री में डैमेज रिकवर्ड क्या है? डेबिट है। पोस्टिंग किधर करोगे? डेबिट साइड करेंगे। क्या लिखेंगे? विपरीत नाम लिखेंगे। विपरीत नाम है क्या? पीएल अकाउंट। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू पीएल अकाउंट। कितना? 3200। अकाउंट क्लोज 3200 अकाउंट का नेचर होता है कि वो बराबर में ही क्लोज होता है और पर ईयर क्लोज करना अनिवार्य होता है। कौन सा कॉन्सेप्ट इसके पीछे लागू होता है कमेंट बॉक्स में आकर के बताइएगा। बन गया डैमेज रिकवर्ड। क्रेडिट साइड में हमने लिखा है बाई लैंडलॉर्ड और डेबिट साइड में लिखा है टू पीएल। बाई लैंडलॉर्ड टू पीएल 3200 रुपए से हमारा लैंडलॉर्ड अकाउंट बन गया है इन द बुक्स ऑफ लेसी। अगर लैंडलॉर्ड इसको बनाना चाहे तो लैंडलॉर्ड अपनी बुक्स में कैसे बनाएगा इसको? तो क्रेडिट साइड में लिखेगा, डेबिट साइड में लिखेगा टू लेसी 3200 और क्रेडिट साइड में लिखेगा बाई पीएल कितना? 3200। बन जाएगा डैमेज अलाउड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। तो उम्मीद है आपको एंट्रीज, टेबल और अकाउंट बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर साझा करिएगा जिस समय बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 75 में से 15 नंबर देने वाला आपका ये क्वेश्चन बनता है रॉयल्टी अकाउंट से। किसी भी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम का पेपर आप उठा के देख लीजिए, आपको रॉयल्टी अकाउंट से एक क्वेश्चन पक्का मिलता है और मैंने आपको वही सारे क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में आकर के अपना फीडबैक अपने कमेंट के रूप में हमें जरूर दिया करिए। आपके कमेंट्स हमें प्रोत्साहित करते हैं और अधिक मेहनत करने के लिए। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी से फटाफट मिल सके। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में, और वहां पर देखेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जो इस पूरे रॉयल्टी अकाउंट का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है और गवर्नमेंट सब्सिडी की बेसिक कंडीशन उसके अंदर है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।